दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का 5वां अध्याय औरतों ने बदली दुनिया। इस अध्याय में हम कुछ औरतों के उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने दुनिया को बदलने का कार्य किया है। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने देखा था कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम जो है काम नहीं माना जाता है, और ये भी आपने पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ करने और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता है। इस अध्याय में हम घर के बाहर काम करने वाले महिलाओं की स्थिति को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए और पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है, वो कैसे अपने हाथों में पूरी दुनिया को उठाए हुए है। दोस्तों महिलाओं द्वारा अनेक ऐसे काम किए जाते हैं जो कि हम उसमें उनको पारिश्रमिक नहीं देते हैं। उनमें अधिकतर घर का घरेलू काम आता है, लोगों की सेवा भाव भावनात्मक लगाव आता है। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक और पायलट, इन सब के चित्र दिए गए हैं, इन सब के नाम दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस वर्ग के जो है किस वर्ग के व्यवसाय में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। तो सबसे अधिक किसान, मिल मजदूर और नर्स की संख्या अधिक है, और उसके बाद शिक्षक, फिर सबसे कम वैज्ञानिक और उससे भी कम पायलट महिलाओं की संख्या है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो स्थिति आज बदली है और बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं का, लड़कियों का प्रभाव बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से मक्का के खेत में काम करते हुए महिलाओं का चित्र दिया गया है, और भारत में लगभग 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पुरुष के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए किस प्रकार से महिलाओं को किसी भी व्यवसाय में कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं की जाती हैं। रोजी मैडम की कक्षा है, उनकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता था कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है, और इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो देखिए किस प्रकार से महिलाओं को कठोर धारणा और पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित हो जाता है कि वे शादी करके अपने जीवन का, जो शादी है उसको अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। और यदि लड़कियों द्वारा आगे पढ़ने की इच्छा भी व्यक्त की जाती है तो उनके घर वालों द्वारा, माता पिता द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है जल्द से जल्द शादी करने का। दोस्तों हम ऐसे समाज में रहते हैं जो पुरुषवादी है, और यहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण होता है।
लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिनमें उन्हें अधिक वेतन मिले, और यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। और देखिए कैसे लड़कों को बचपन से ही इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता था। यहाँ पर देखिए ग्रीन बॉक्स में एक दिया गया है रूढ़ियों को तोड़ा है। तो रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदला है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल को पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब तक उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, मैं अच्छे से कर पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं। तो ये सब देखिए क्या महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर आज तक केवल पुरुषवादी सोच और पुरुषों का प्रभुत्व था, वहाँ पर लक्ष्मी लाकरा ने एक उदाहरण पेश किया कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल आना एक साधारण बात है। लेकिन आज हमारे लिए ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना पहुंच के बाहर की बात या गलत बात मानी जा सकती है। लेकिन अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या फिर उनके बड़े बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। जैसे कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उन्हें तैयार करती थीं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। यहाँ पर देखिए एक चित्र है, उसके माध्यम से ये देखिए जेवियर अपना 10वीं का बोर्ड परीक्षा फल देखकर बहुत खुश हुआ था। विज्ञान में और गणित में उसे बहुत अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। उसके परिणाम जब उसके माता पिता ने देखे तो वे खुश नहीं हुए। ये देखिए किस प्रकार से माता पिता, उसकी माता कह रही हैं कि हे भगवान, जेवियर गणित में तो तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे बहुत कम अंक हैं। लड़का बोलता है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। लेकिन वह बोलता है कि पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। और समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, ये पंडिता रमाबाई का चित्र है, वो अपनी बिटिया के साथ हैं। रमाबाई का जन्म 1858 में और उनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। वो अपनी बेटी के साथ हैं और महिला शिक्षा की वे अग्रणी योद्धा मानी जाती हैं। वो कभी स्कूल नहीं गई थीं, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी।
औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं। वो वर्तमान में भी लड़कियों के कम को ही जो काम वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाए जाते हैं। और ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापखाना दिख रहा है और रमाबाई का ये मिशन आज भी सक्रिय है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में लगभग 200 साल पूर्व मान लीजिए, शिक्षा के बारे में कोई नए विचारों ने जन्म लिया था। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे और ऐसे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ था। इसके बावजूद अनेक स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयास किए और स्त्रियों के पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष भी किया। आइए हम एक रास सुंदरी देवी, जिनका जन्म 1800 में और मृत्यु 1890 में हुई थी, उनका अनुभव पढ़ें, जो 200 साल पहले पश्चिमी बंगाल में रहती थीं और 60 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी आमार जीवन मतलब मेरा जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बाद बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। दोस्तों, वो कहती हैं कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी। मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी यह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास करता रहा था और उसमें भी मैंने अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती सीखती रहती थी और अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। दोस्तों, रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा था और ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था और इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। तो रास सुंदरी देवी जो थीं, उन्होंने एक अपने आप को लिए एक या सभी महिलाओं के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश किया कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय के बारे में जानते हैं। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तार से जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य इत्यादि। इस जानकारी का प्रयोग करके हम बीते आकलन का अनुमान करते हैं। शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री पुरुषों का अनुपात इस रिपोर्ट के आधार पर देखी जाती है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु का 40% शिक्षित था, अर्थात कम से कम वे अपना नाम लिख सकते थे।
इसकी तुलना में लड़कियों का केवल 15% भाग शिक्षित था, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार लड़की और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 76% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 54%। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है और इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि ऐसे बच्चे या ऐसे लड़के लड़कियाँ कौन हैं जो अपना प्राथमिक स्तर की शिक्षा या माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बीच में भी अपना अध्ययन छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में देखा जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है और दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों, दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां जो हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम होती है। एक तो ऐसा भी होता है कि मुस्लिम लड़कियों को उनके अभिभावक स्कूल ही नहीं भेजते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कई कारण हैं। देखिए, देश के अनेक भागों में जैसे ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल हैं और न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और ले आने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि एक दलित छात्र ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। अब आइए देखते हैं महिला आंदोलनों के बारे में। दोस्तों, अब महिलाओं और लड़कियों को भी पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन अपने आप ही आ गए? नहीं, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है, यानी महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों, समानता, अपने हक के लिए जो संघर्ष किए गए हैं उन्हें महिला आंदोलन कहा जाता है। और देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन से जुड़े लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इनमें चेतना जागृत करके भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के आंदोलन किए जाते हैं। तो एक है अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला संगठनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। जैसे वर्ष 2006 में एक कानून बना है जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही या झेल रही औरतों को कानूनी शिक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नवविवाहित युवतियों और उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है और इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई हैं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया और अंत में समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य थी और दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं।
देखिए यहाँ पर ये महिला है और ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने की सीढ़ियों पर बैठी हैं। दोस्तों, जागरूकता बढ़ाना दूसरा हिस्सा है। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना और महिला आंदोलन को जागृत करना या सशक्त करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। तो यहाँ पर इन चित्रों में देखिए कि किस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके अलावा विरोध प्रकट करना भी महिला आंदोलनों का एक हिस्सा है। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति का, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैली, प्रदर्शन आदि बहुत से अनेक असरकारक तरीके होते हैं जिनके द्वारा अपनी बात समाज तक पहुंचाई जा सकती है। बंधुत्व व्यक्त करना। दोस्तों, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में याद करती हैं। देखिए, हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। ऊपर की तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती मोमबत्तियाँ उठा रही हैं। यहाँ पर ये देखिए विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और अपने जो संघर्ष को याद करने का भी एक तरीका है, जो कि महिलाएं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के रूप में मनाती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, इस अध्याय के अध्ययन में जो आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ या टर्मिनोलॉजी मिली उनके बारे में। तो पहला है रूढ़िवादी धारणा। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस अध्याय में आपने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है और इसका कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। अगला है भेदभाव। भेदभाव या असमानता तब होती है जब हम लोगों के साथ समानता और आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। और इसके अलावा भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप में किसी का अपमान करता है, तब हम यह कह सकते हैं कि उसने उस कानून या नियम का उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना क्या है? तो इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने को यौन प्रताड़ना कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय 5 सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2, जो कि NCERT नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय था और ये 7वीं कक्षा का 5वां अध्याय आपने समाप्त किया। ये अध्याय आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इससे आपकी समझ बढ़ेगी और आगे के अध्यायों में इनसे संबंधित जो मुद्दे आएंगे आप उनको आसानी से समझ सकेंगे और उनका विश्लेषण कर सकेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।